तो एस्ट्रोलॉजी में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट तीन चीजें हैं जिनके बारे में एस्ट्रोलॉजी के शुरुआत से हर कोई डिस्कशन करना चाहता है। पहले तो हो गए हमारे 9 ग्रह, प्लैनेट्स। उसके बाद हमारे साइन, जो आपका एरीज से लेके पाइसेस तक है। और उसके बाद हाउसेस। ये तीनों जो है आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको एक्चुअल में आप जो है डिस्कस करोगे और समझने का कोशिश करोगे। तो जब भी आप ये पढ़ने का कोशिश करेंगे तो कई लोग आपको बताएंगे कि ये जो डिस्कशन है, एक होता है लग्न का हाउस यानी फर्स्ट हाउस। ऐसे ही कोई बताएगा कि सेकंड हाउस, थर्ड हाउस। इस तरीके से हाउसेस को समझने के लिए कॉम्बिनेशन सारे होंगे, है ना। आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है? जी जी, क्लैरिटी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने नंबर सारे लिखा हुआ है ना? नो टॉकिंग प्लीज। इस पे आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लिख लेता हूं और मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे मानिए 4 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही मैं 4 लिख देता हूं तो यूजुअली ये जो साइन है ना उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन है पीछे इतना ज्यादा बात कर रहा है? तला हुआ हो जाएगा। दही का बना देना, ब्रेड। ब्रेड का जो बनता है वो। हाँ, तो ये जो नंबर मैंने लिख दिया है, इसका मतलब हो गया कि मैं जो कुंडली अभी बनाऊंगा उसका लगन या फर्स्ट हाउस, ये फर्स्ट हाउस है ना, जहाँ पे मैं टिक किया हूं। लेकिन वो साइन नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे जो कैंसर साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इंसान का लगन क्या हो गया? कैंसर लगना। और जो साइन है वो फोर्थ साइन है कालपुरुष कुंडली का। लेकिन ये जो हाउस है, ये जो घर है, ये आपका फर्स्ट हाउस है। ऐसे ही हम जब मार्क करेंगे तो ये आपका सेकेंड हाउस होगा। और आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक के विपरीत दिशा में जब जाओगे तो एक एक आप ऐसे बढ़ाते जाओगे। ये सारे जो मैं नंबर लिख रहा हूँ अभी, ये सारे जो है हाउसेस का नंबर लिख रहा हूँ। और ये जो है नंबर जो लिखा हूँ लग्न को प्रेजेंट करने के लिए लिखा हूँ, लेकिन हाउस नंबर 1 है। हमेशा नॉर्थ इंडियन कुंडली में ये आपका पहला हाउस होता है और इसको आपको ध्यान रखना है। तो आप देखिए, हम क्या करेंगे अभी, आज ही पहले एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन को समझने का कोशिश करेंगे कि यहाँ पे प्रेडिक्शन कैसे किया जाता है हाउसेस के थ्रू। अब जिस इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका पर्सनालिटी है, उसका एक सोशल स्टेटस है। हो सके उसके जगह पे उसको कोई जानते नहीं है, या लोगों को जब उसके बारे में आप पूछते हो तो लोग 4 नेगेटिव बातें बताते हैं, या कहते हैं हम ऐसे इंसान को ही नहीं जानते हैं। तो ये जो पर्सनालिटी है उसका स्टेटस है, ये फर्स्ट हाउस से पता चलेगा। यहाँ तक कि उसका हेल्थ जो है वो भी फर्स्ट हाउस से पता चलेगा। किस तरीके का हेल्थ है, बिल्टअप है, लंबा है, शॉर्ट है। तो ये तमाम चीजें जो है फर्स्ट हाउस बताता है, ओवरऑल पर्सनालिटी। लेकिन ये पर्सनालिटी में सबसे बड़ा रोल जो होता है वो जो भी प्लानेट एग्जल्टेड होता है उन प्लैनेट्स का होता है। तो कालपुरुष कुंडली में यहाँ पे एग्जल्टेड कौन होता है, कोई पूछेगा तो आप बताओगे सर कालपुरुष कुंडली में फर्स्ट हाउस में सबसे बड़ा एग्जल्टेशन होता है सन का, है ना। अब हम इसमें नंबर पे नहीं जाएंगे, लेकिन सूर्य जो है हाउस वाइज एक नंबर घर पे सबसे पावरफुल होता है।
और सूर्य हमारा पर्सनालिटी का भी कारक होता है, सूर्य पिता का भी कारक होता है, सूर्य जो है आपके ऑफिस का बॉस भी है, सूर्य गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे हम सूर्य के बारे में 50 चीजें बता रहे हैं, ऐसे फर्स्ट हाउस के बारे में 50 चीजें बता सकते हैं। किसी इंसान का सोशल स्टेटस, किसी इंसान का स्टेटस, किसी इंसान का पर्सनालिटी, वो देखने के लिए कैसा है, उसका कद काठी कैसा है, वो मेंटली कितना शार्प है, वो तमाम चीजें उस फर्स्ट हाउस से पता चलेगा। ऐसे ये सेकेंड हाउस है, नेक्स्ट हाउस, सभी का ये सेकेंड हाउस फिक्स है एस्ट्रोलॉजी में। जो भी नॉर्थ इंडियन चार्ट यूज करेगा ये हाउसेस फिक्स है, यहाँ पे किसी का फिफ्थ हाउस नहीं आएगा, सभी का फोर्थ हाउस आएगा, लेकिन ये नंबर अलग अलग लिखे होंगे। इसका मतलब है लगन जो है 1 से लेके 12 तक कोई भी नंबर हो सकता है, एरीज से लेके पाइसेस तक। अब ये जो हाउसेस है सबका कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है। जैसे सेकेंड हाउस है तो जो पैसा आप कमाते हो, जो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलता है, जैसे सैलरी है वो रेगुलर बेसिस पे मिलता है। जैसे आप बिजनेस करते हैं तो आप रोज जो है कुछ ना कुछ इनकम करते हैं। तो ये तमाम जो कंटिन्यूअस वाले चीजें हैं, है ना, फ्लो के साथ जो पैसे का बात होता है, वो आपका सेकेंड हाउस है। ऐसे आपका वाणी, यानी आप कैसे बात करते हो, वो भी आपका सेकेंड हाउस है। जो आपके रिलेटिव्स हैं, तो आप कोई पूछेगा सर पैटर्नल रिलेटिव या मैटरनल रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब वो सारे आ जाएंगे यहाँ पे। वो जो है रिलेटिव्स आपके, वो भी सेकेंड हाउस से ही पता चलेंगे। आप देखने के लिए कैसे हैं, तो फेशियल एक्सप्रेशन जो है, फेस कैसा है आपका, वो सेकेंड हाउस से पता चलेगा। तो अल्टीमेटली जिसके सेकेंड हाउस में वीनस बैठा होता है, चंद्रमा बैठा होता है और अच्छे स्थिति में बैठे होते हैं, वो देखने के लिए बहुत सुंदर होते हैं। तो आपको जानना है ऐसा हो सकता है क्या, सेकेंड हाउस के साथ वीनस का क्या रिलेशनशिप है, चंद्रमा का क्या रिलेशनशिप है। तो आप क्या करोगे, एस्ट्रोलॉजी को समझने से पहले ना एक उल्टा चाल चलोगे। जो भी हीरो हीरोइन वगैरह हैं, किसी को आप जानते हो आपके रिलेटिव्स वगैरह में बहुत ही सुंदर हैं, उनका कुंडली लेके आप एक बार देख लो। जिसका फेस बहुत ज्यादा चमकदार है, सुंदर है, प्रेजेंटेबल है, जिसको वाकई आप कहते हो हाँ जी सी ए ब्यूटीफुल लेडी, तो आप क्या करोगे, उनका चार्ट देखो और सेकंड का कनेक्शन देखो, आपको अल्टीमेटली समझ में आ जाएगा कि एस्ट्रोलॉजी का जो बेसिक चीजें हैं कितने ज्यादा साइंटिफिकली वो एक चीज को रिप्रेजेंट कर सकता है। अब मैं अगर यहाँ पे फेस को सेकंड हाउस कह रहा हूं, तो मैं साथ में बोला मदर का फेस को कौन से हाउस से देखोगे, फिफ्थ हाउस। मदर इज सीन फ्रॉम द फोर्थ हाउस, तो वहां से सेकंड हो गया, तो ये मदर का फेस हो जाएगा, है ना। ऐसे ही मदर को चंद्रमा से देखा जाता है, तो चंद्रमा से भी सेकंड हाउस मदर के फेस को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो समझ गया, ये पत्नी का फेस कैसे होगा, लोग पूछते हैं शादी के बाद सर मेरा लाइफ कैसा होगा, मेरा जो स्पाउस है वो हैंडसम होंगे या नहीं होंगे। बहुत ही सिंपल आंसर है। अब इस कुंडली में अगर मैं स्पाउस के बारे में बताऊंगा, तो मैं पहले कंडीशंस देखूंगा कि उसमें राशि कौन सा है, लगन कौन सा है, और हाउस में इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका है। तो अल्टीमेटली उसी इफेक्ट को मैं यहाँ से समझने का कोशिश करूंगा। जो बेसिक लॉज मैंने देखा है, अगर सेकेंड फेस है तो अल्टीमेटली मैंने देखा, मानो यहाँ पे 7 नंबर साइन आ रहा है, 7 नंबर, अब हाउस नहीं है, यहाँ पे नंबर भी 7 लिखा हुआ है, तो किसका साइन है ये वीनस का साइन है, लिब्रा साइन। आपने देखा 7 नंबर घर पे ये लिखा हुआ है। और स्पाउस के बारे में आप जानना चाहते हो, स्पाउस देखने के लिए कैसा है, तो स्पाउस का फेस कहाँ से पता चलेगा, हाँ जी एट्थ हाउस। 8th हाउस से। अब ये 7th का लॉर्ड जो है वीनस है, मानो वीनस यहाँ पे है, वीनस। अब ये वीनस से भी सेकेंड हाउस जो है स्पाउस के फेस को बताएगा। बात समझ रहे हैं। अब कोई कहेगा सर ये तो फिर जो जातक है उसका भी फेस है। अब जातक का लगन यहाँ पे कुछ लिखा होगा, यहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 1 नंबर लिखा है, तो जातक का फेस कैसे होगा, जातक का फेस में वीनस का जो कांस्टेंट नेचर है, यानी आप जो है वीनस के बारे में नहीं बात कर रहे हो, उसके राशि के बारे में बात कर रहे हो, टॉरस का इफेक्ट होगा, है ना, टॉरस का इफेक्ट होगा यहाँ पे। लेकिन अब ये जो टॉरस का लॉर्ड है, वहां से भी आप सेकंड हाउस देख के बता करोगे हाँ जी इसके स्पाउस का इस तरीके का फेस होगा। तो आप देखो टॉरस का जो फेस है
और जो लिब्रा का फेस है, ये दोनों सेम नहीं है, आपको समझना होगा ये बात, है ना। एक प्लानेट दो हाउसेस का स्वामी है और दोनों का नेचर बहुत ही अलग होता है। ये सारे डुएल प्लैनेट्स वाले होते हैं। जैसे मरकरी को डुएल प्लैनेट कहा जाता है, जिसका दो हाउसेस है ना, उसका नेचर भी कभी भी सिमिलर नहीं होगा। वो कौन से हाउस का पावर ज्यादा है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा उसका पर्सनालिटी और उसका फेस। तो मैं अभी कहूंगा 2 नंबर अगर फेस को रिप्रेजेंट करता है, तो क्या मैं इस कुंडली से इसके छोटे भाई के फेस के बारे में प्रेडिक्ट कर सकता हूं? तो सिंपल सा बात है, आप कहोगे सर जो छोटे भाई हैं उसको मंगल से देखा जाता है, छोटे भाई जो है मंगल से देखा जाता है और थर्ड हाउस से देखा जाता है। तो ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है और ये थर्ड हाउस है। लेकिन अब आप समझिए कि थर्ड हाउस का मतलब उसका इमीडिएट छोटा भाई। अगर मानिए किसी का छोटा भाई नहीं है, छोटा बहन है, तब भी थर्ड हाउस से देखा जाएगा। तो ये छोटे बहन का जो है पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करेगा थर्ड हाउस, लेकिन फेस को कौन रिप्रेजेंट करेगा? फोर्थ हाउस। अब आप देखोगे कि हो सके इसका जो बहन का फेस है और उसकी जो मम्मी का फेस है ना, उनके बीच बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है। क्यों? वो दोनों सेम जगह से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। लेकिन अभी मैं कहूंगा इसको भी हम डाइवर्ट करेंगे। ये जो थर्ड हाउस है इसका भी कोई स्वामी हो सकता है, तो यहां पे बताओ थर्ड हाउस का स्वामी कौन है? मरकरी। मरकरी है, क्योंकि 4, 5 और 6 वर्गो साइन होगा मरकरी। तो मरकरी जहां पे भी प्लेस्ड होगा उसके नेक्स्ट हाउस से उसके जो छोटे बहन है उसके फेस के बारे में पता चलेगा। यहाँ पे मानिए उसका छोटे बहन है, छोटा भाई है, तो भाई का फेस यहां से पता चलेगा, लेकिन छोटा भाई मंगल से रिप्रेजेंट होता है। तो मंगल जो है जहां पे भी होगा वहां से भी सेकेंड हाउस से उसके भाई का फेस पता चलेगा। ठीक है। तो आपने क्या किया, मल्टीपल सोर्सेस से देख लिए स्पाउस सुंदर है नहीं है जानने के लिए। आपने देख लिया कि हाँ जी जो स्पाउस है उसका फेस को हम 8th हाउस से देखेंगे। अब लोग 8th हाउस को डरते हैं। अब भाई स्पाउस का फेस भी डरावना हो गया तो उसका 8th हाउस सीरियसली काम कर रहा है ना। इसका मतलब तो फिर कोई स्पाउस अगर 8th हाउस खराब है तो सुंदर ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। लॉजिक है कि जब इस हाउस में अच्छे प्लानेट बैठा हुए हैं, सौम्य प्लानेट बैठे हुए हैं और अच्छे स्थिति में बैठे हुए हैं, तो स्पाउस का फेस जो है बड़ा सुंदर हो सकता है। लेकिन ये सिंगल पॉइंट से नहीं पता चलेगा। अब स्पाउस जो है वीनस से दिखा जाता है, तो वीनस से नेक्स्ट हाउस भी पता करेगा कि आपके स्पाउस का फेस कैसा है। कोई सुंदर है आपने देख लिया। अब हर किसी का कुंडली में वीनस जो है बाय डिफॉल्ट स्पाउस को बताता है जेंट्स के चार्ट में। तो वीनस से सेकेंड हाउस जो है स्पाउस के फेस को भी बताएगा। और ये 7th से सेकेंड हाउस भी आपका उसको बताएगा। तो ये जो है आपका कॉम्बिनेशन को आपको समझना है। बड़े प्यार से इन चीजों को समझोगे तो सेम लॉजिक को अप्लाई करके आप कई सारे इनपुट्स जो है आप यहां से निकाल सकते हो। तो ये तो हो गया आपका सेकेंड हाउस के बारे में कुछ पॉइंट्स। पॉइंट्स आप बाद में जोड़ते रहना, पहले आपको सारे हाउसेस के जो रिप्रेजेंटेशन है ना उसको समझना है। तो आप देखिए इधर जो सेकेंड हाउस का लॉर्ड है उसको धनेश कहा जाता है, धन का भगवान, है ना धनेश। तो जिसके भी चार्ट में धनेश है, जैसे मानिए मेरा जो है 8 नंबर का साइन है, तो मेरा धनेश कौन हो गया? एनीबॉडी हु कैन से? गुरु। गुरु हो गया मेरा धनेश, है ना। तो मेरा जो धन का परिस्थिति है जुपिटर, इधर से ही पता चलेगा, और जो गुरु से सेकेंड हाउस है ना वहां से ही पता चलेगा। बात समझ गए? अभी जैसे मैं फेस के लिए कह रहा था, ऐसे ही धन के स्वामी से सेकेंड हाउस, धन के स्वामी का स्थिति, ये मेरे धन के बारे में बताएगा। तो पहले आपको ये समझना है कि ये सेकेंड हाउस है, ये धन का हाउस है, इसका स्वामी धनेश है। तो धन का हाउस का स्वामी जिस भी हाउस में जाके बैठेगा वो क्या करेगा? वहां पे उसको एक ही चीज आता है, वो धन जो है कमा के देगा, है ना। तो ये इंसान कहाँ से पैसा कमाएगा?
इफ जुपिटर इज दैट प्लैनेट, तो पहले तो जुपिटर जो है उसको पैसा दिलाएगा, गुरु का काम करेगा वो, है ना, ही विल एक्ट एज ए गुरु। जुपिटर भी टीचर है, बुध भी टीचर, लेकिन जुपिटर कौन सा टीचर है? जुपिटर इज ए हायर एजुकेशन टीचर, बुध जो है छोटे क्लासेस के टीचर। तो उसी के अकॉर्डिंग ये जो जुपिटर का स्थिति है ये बताएगा कि ये टीचिंग से पैसा कमा सकते हैं, फ्रॉम टीचिंग, है ना। तो आप जातक को भी पूछ लीजिए, जी आपका सेकेंड लॉर्ड ना यहाँ पे है, क्या आप टीचर हैं? क्या आप किसी तरीके का कंसल्टेशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं? क्या आप एस्ट्रोलॉजर हैं? क्यों कह रहे हो? क्योंकि आप जो है 8th हाउस से डील कर रहे हो, है ना। अब ये धन का स्वामी एक सीक्रेट हाउस में बैठा हुआ है, तो ऐसे इंसान का कुछ सीक्रेट सोर्स ऑफ इनकम भी होगा, ये नेचुरल है। आप कोई कर्म नहीं करेगा तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपके दिमाग में जितना ब्रेन पावर है, एक जो टॉपर होता है या जो दुनिया के सबसे बड़ा साइंटिस्ट है, उनका भी ब्रेन का एफिशिएंसी लगभग उतना ही है। और मैं बार बार कहता हूं, हम लोग क्या करते हैं, अपने जो ब्रेन का पावर है 5 to 6% तक ही यूज करते हैं, बहुत सारे लोग 4% के अराउंड यूज करते हैं ब्रेन का। लेकिन जो पावर है ना, जो 100% पावर है, वो ह्यूज है, बियॉन्ड इमेजिनेशन है। तो इसीलिए कर्म वाला जो स्थिति है वो आपको एक्चुअल में प्रैक्टिस के थ्रू कहाँ लेके पहुंचाएगा, आप कैसे कर्म कर रहे हो, डेली रूटीन पे क्या कर रहे हो, वो तमाम चीजें निर्भर करता है। जो पोटेंशियल भगवान ने दिया उसका कितना परसेंट आप यूज करोगे। पोटेंशियल बहुत दिए है, और आप अगर किसी भी तरीके से 6% तक अपने ब्रेन का पावर यूज कर लिए तो आप समझ जाओ यू आर ए जीनियस। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जो आपका बराबरी कर सकता है, ओनली 6%। तो सोचो जो इंसान 100% यूज कर लेगा तो त्रिकालदर्शी बन जाएगा, है ना। ब्रेन का पावर, तो कोई पूछेगा ये ब्रेन का पावर कहाँ से पता चलेगा, तो आप बताओ जी, मेंटल पावर और ब्रेन पावर सेम है क्या? हाँ या नहीं? जो मानसिक शक्ति है, मेंटल पावर, और जो आपका ब्रेन का पावर है, सेम है? अरे इसका तो आंसर बता पाओगे आप लोग या नहीं? हाँ या नहीं, कोई नहीं बताएगा? ठीक है, ब्रेन का पावर। मैं कह सेम चीजें हैं, अलग है? Sir, please repeat the question, sir. ब्रेन एंड मेंटल पावर जो कहते हैं और जो ब्रेन का पावर है, दोनों सेम है या अलग है? अलग है sir. हाउ? Sir, because mental में काफी चीजें हैं, intuitive भी है. Brain is more analytical and जो mental है that could be intuitive, analytical. आपके जो experiences हैं उससे वो बनता है sir mental. तो ये जो आपके माइंड का फंक्शनिंग है इसको कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन। तो ब्रेन ही Brain. तो सारा ऑपरेट करता है, तो हाउ यू कैन डिफरेंशिएट? दोनों चीजें ब्रेन से ऑपरेट होता है ना। जी sir. तो मेंटल पावर आपका ब्रेन पावर का सिमिलर एक जो है सिनोनिम है, कोई डिफरेंस नहीं है। Okay sir. बात समझ रहे हैं? जी sir. तो इसीलिए Okay. वो जो माइंड का कारक प्लानेट है वो कौन है? चंद्रमा, जी. अच्छा। मून है ना। ये मून जो है मन का कारक है, और ये मन भी थोड़ी अपने मर्जी थोड़ी काम करता है। somebody इज एक्चुअली गिविंग सम इंफॉर्मेशन टू द माइंड, वो उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है ना। तो आप जो है इसको कंट्रोल कर पाते हो, और वो कंट्रोल भी आपके ब्रेन से ही ऑपरेट होता है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं यहाँ पे? मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो हमारा मेंटल पावर है, जो ब्रेन पावर है जिसको हम यूज करते हैं, वो यूज ओनली अराउंड 5%, जबकि 95% यूज ही नहीं होता है ना। तो इसीलिए जिसका भी माइंड बहुत स्ट्रांग होता है उसका एबिलिटी टू यूज द माइंड भी स्ट्रांग होता है। यानी वो चीजों को मन से ही कर लेता है पहले कि मुझे ये हासिल करना है। मैं कल भी कहीं कहीं पे कह रहा था कि हर चीज जो है 2 बार पैदा होता है, दैट इज ए डबल बर्थडे फॉर एवरीथिंग। आप गाड़ी खरीदना चाहते हो तो आप एकाएक जाके जब सोच लिए तब नहीं खरीद लेते हो गाड़ी,
चाहे वो 1 महीने के लिए हो, 6 महीने के लिए हो, 2 साल के लिए हो, देयर इज सम पार्ट ऑफ योर ब्रेन व्हिच इज ऑलवेज टेलिंग दैट यू रिक्वायर ए कार। वो कार क्रिएट हो रहा है माइंड में, फिर आप जब पैसा जोड़ देते हो तो आप जाके खरीद लेते हो। ऐसे भी लोग हैं जो आज सुबह सोचेंगे तो शाम को खरीद लेंगे या ऑर्डर करके खरीद लेंगे, लेकिन दैट हैज टू बी क्रिएटेड इन द माइंड। तो आप देखो ये जो सेकेंड हाउस है ना, यहाँ पे कालपुरुष कुंडली में चंद्रमा सबसे ज्यादा एक्सल्टेड होता है ना, फुल्ली पावरफुल कालपुरुष कुंडली में। हर जगह पे अलग अलग चार्ट के लिए अलग अलग पावरफुल प्लैनेट्स यहाँ पे हो सकते हैं। जैसे मानिए 3 नंबर साइन है, तो यहाँ पे सबसे पावरफुल कौन होगा? जुपिटर। जुपिटर, क्योंकि जुपिटर जो है कैंसर साइन में एक्सल्टेड होता है। अब ये जुपिटर भी अलग अलग डिग्री में होगा, तो आपको ये भी देखना है कौन से डिग्री में जुपिटर सबसे पावरफुल होता है, वो मैक्सिमम पावर है उसका जुपिटर का। अब यहाँ पे जुपिटर है, तो जुपिटर धन का भी कारक है, जुपिटर संतान का भी कारक है। तो आपको एस्ट्रोलॉजर कहेगा कारक भावनाशयो, यानी जो कारक है अगर वो अपने ही भाव में बैठ गया, अपने ही घर में बैठ गया, तो उसके लिए नाश करेगा। और मैं बार बार एक ही एग्जांपल देता हूँ, आजकल तो एरोप्लेन एक्सीडेंट और एरोप्लेन के जो मिसमैनेजमेंट है रोज जो है टीवी पे अखबारों पे आ रहा है, उसमें सीट भी बहुत कंजेस्टेड होता है। लेकिन मानिए आप जहां बैठ रहे हो वहां पे एक बहुत ही मोटा आदमी आके बैठ गया, व्हाट विल हैपन? आपका जर्नी खराब हो जाएगा, है ना। जुपिटर इज दैट प्लैनेट, वो जहां बैठेगा वो डिस्कम्फर्ट क्रिएट करेगा बिकॉज ऑफ इट साइज। ह्यूज है जुपिटर, खाली ह्यूज नहीं है, अभी जो साइज देख रहे हो एक्सपांड भी करेगा, इट विल ग्रो। तो आप देखो जुपिटर किसी का यहाँ पे है, तो इनका जो रिलेटिव्स है ना 1 2 4 5 नहीं होंगे, बहुत सारे रिलेटिव्स होंगे। आर यू गेटिंग इट? एक्सपांसन का कारक है। अब जुपिटर बहुत ही अच्छी स्थिति में है और धन के भाव में है, तो ऐसे भी कुछ रिलेटिव्स होंगे जिनके पास खूब पैसा होगा, क्योंकि ये सेकेंड हाउस रिलेटिव्स का है। उस हाउस में जुपिटर आके बैठा हुआ है, धन का स्वामी बनने का वो एक्चुअल में रोल प्ले कर रहा है। स्वामी तो यहाँ पे है नहीं, हो इधर स्वामी चंद्रमा है, लेकिन जुपिटर यहाँ पे एक्सल्टेड है, फुल पावरफुल है। तो आप देखो जुपिटर किसका स्वामी होगा? इन दोनों हाउसेस का, है ना, 7th हाउस और 10th हाउस। तो अब बताओ, कोई पूछेगा ये इंसान पैसा कहां से कमाएगा, सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? धन कमाने वाला जो प्लैनेट है वो सबसे पहला रोल प्ले करेगा। तो इस हाउस का स्वामी कौन है? मून, चंद्रमा, है ना। अब चंद्रमा आके 4th हाउस में बैठा है, धन कमाने का टारगेट इसको दिया गया है। कहां से पैसा कमाने का कोशिश करेगा ये? 4th हाउस से, है ना, क्योंकि धन कमाने का प्लैनेट यहाँ आके बैठा हुआ है। सो 4th हाउस क्या है? आपका जन्म स्थान जो है 4th हाउस, जहां पैदा हुए हो। आपके माँ आपके लिए कुछ पैसा वगैरह रखी है, कोई जमीन जायदाद भी रखी है, उससे भी आप पैसा कमा रहे हो, तभी अल्टीमेटली 4th हाउस से आप पैसा कमा रहे हो। आप कोई प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हो तो भी आप 4th हाउस से पैसा कमा रहे हो। आप कोई गाड़ी का शोरूम बना रखे हो, कोई व्हीकल का बिजनेस कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस कर रहे हो, तो भी आपका धन का कारक जो है 4th हाउस से रिलेटेड हाउस से आपको पैसा दे रहा है ना। तो आपको क्या करना है, जो धन का प्लैनेट है, धन देने वाला प्लैनेट, वो जहां बैठा है उस हाउस से रिलेटेड धन के बारे में सोचना होगा कि हाँ जी मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कहाँ कहाँ से मेरा सोर्सेस आ सकते हैं और कौन कौन से प्लैनेट उसको देख रहे हैं। तो ये बहुत ही सिंपल चीजें हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में सबसे बड़ा सवाल लोग पूछते हैं, सर अगर सेकंड का लॉर्ड 4th में बैठ गया तो क्या रिजल्ट होगा, और 4th का लॉर्ड सेकंड में बैठ गया तो क्या रिजल्ट होगा, है ना। अभी मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, इसी चार्ट में मैं क्या करूंगा, इधर जो आपका 3 4 5 6 है, मरकरी को यहां बिठा देता हूं, है ना, मरकरी। अब देखो 4th का हाउस जो है किसको रिप्रेजेंट करता है? सुखेश कहा जाता है उसको, सुख का मालिक। इसका मतलब होता है भगवान, ईश्वर, सुखेश, सुख प्रदान करने वाला ग्रह।
सुखेश। तो यहाँ पे कौन है? बुध है ना। हम्म। तो आप बुध बताओ, मालिक। बुध जो है खुशी आपको प्रोवाइड करेगा। तो बुध कैसे खुशी प्रोवाइड करेगा? बिजनेस से गेन करा के, इजंट इट? हम्म। क्योंकि बिजनेस का कारक है बुध। उसके बाद बुध जो है वाणी से खुशी प्रोवाइड करेगा, यानी आपका वाणी जो है एक्चुअल में आपके लिए किसी तरीके से खुशी का कारण बनेगा। लेकिन मैं खुशी को भूल जाता हूँ, मेरा टारगेट सिर्फ पैसा कमाने में है। मैं समझना चाहता हूं कि जो फोर्थ लॉर्ड सेकंड में आया हुआ है, धन के घर में आया हुआ है, तो क्या कनेक्शन है इस हाउस का धन के घर के साथ? तो आप देखो, सबसे बड़ा कनेक्शन आप हाउस से ही काउंट करके ढूंढोगे। यहां से बताओ मरकरी कितना दूरी पे है? 11th। 11th। 11। यानी ये प्लानेट अपने से 11 दूरी पे है। यानी सुख जो है, वृद्धि जिस हाउस पे हो सकता है उसी हाउस में वो बैठा हुआ है, लेकिन 11th का स्वामी है यहां से अगर काउंट करेंगे तो। और 11th बाधक है, तो इसको पैसा कमाने में बाधा भी यही क्रिएट करेगा। इसका बोलने का तरीका जो होगा ना, वो किसी तरीके से उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो आपको ये क्वालिटीज को सारा देखना है। फोर्थ का स्वामी आपको पैसा कमाने से खुशी देगा। सेकेंड हाउस से वर्क जो करोगे उसी से आपको खुशी मिलेगा। मरकरी से रिलेटेड जो वर्क करोगे उसी से खुशी मिलेगा। तो मरकरी टीचिंग है, मरकरी जो है हंसी मजाक भी है, मरकरी बोलने का कला है, मरकरी रिटिन कम्युनिकेशन भी है, मरकरी बिजनेस भी है। कई जगह पे मरकरी लैंड का भी कारक बनता है, मरकरी जो है डिस्प्यूट का भी कारक बनता है, मरकरी जो है आपका सिबलिंग्स का भी कारक बनता है। तो आप इन सभी के साथ किसी ना किसी तरीके से पैसा कमाने का स्थिति मरकरी क्रिएट करेगा। क्योंकि जिस हाउस में आके वो बैठा हुआ है ना, उस फिक्स ढांचा को मरकरी जो है यूजुअली चेंज नहीं कर पाएगा। कोई भी प्लानेट फिक्स ढांचा को चेंज नहीं कर पाता है। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर को बदलना मुश्किल होता है, लेकिन उसका इंटीरियर वगैरह, फ्लैट वगैरह, अंदर कोई कंस्ट्रक्शन कर लो चलेगा। लेकिन जो उसके नींव बना हुआ है, जो पिलर्स बने हुए हैं, दे आर नॉट इजी टू बी चेंज्ड। तो आप समझ जाओ, मरकरी यहाँ पे आया हुआ है, तो ऐसे इंसान डेफिनेटली अपने रिलेटिव के साथ अच्छा व्यवहार कर सकता है अगर मरकरी अच्छा है तो। उनके साथ कोई बिजनेस कर सकता है अगर मरकरी अच्छा है तो। बिजनेस से पैसा कमा सकता है अगर मरकरी अच्छा है तो। अब आप लोग समझ पा रहे हो, और ये उसका सुख का कारण बनेगा। ऐसे सुख का जो कारक प्लानेट होता है, नेचुरल कारक कौन है? मून। 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 तो यानी आपके चार्ट में चंद्रमा जहां पे भी बैठा होगा ना, उसी हाउस से आपको खुशी मिल सकता है। और मैं बार बार कहता हूं, जहां पॉजिटिव चीजें हैं वहां नेगेटिव चीजें भी होता है ना। वहां से दुख भी मिल सकता है। तो जैसे किसी का चंद्रमा 10th हाउस में है, कहाँ से खुशी मिलेगा? काम करने से। चंद्रमा 10th हाउस में है ना। इसका मतलब है जितना ज्यादा वो 10th हाउस से रिलेटेड वर्क करेगा उसको उतना खुशी मिलेगा। अब ये भी जानना चाहिए कि चंद्रमा है क्या। चंद्रमा माता है और ये कर्म है। तो हमारा माँ के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करना भी यही है। जो आप जॉब कर रहे हो वो 10th हाउस है, चंद्रमा वहां पे है। खुशी खुशी अपना काम पूरा करना, वो भी आपको खुशी प्रोवाइड करेगा कि आप अपना टास्क कर रहे हो, बिल्कुल शांत चित होकर कर रहे हो। कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, आप जो है सीरियसली अपना काम करना चाहते हो। और जो पूरा माहौल है उसमें पीस को क्रिएट करने का आपका इंटेंशन है। क्योंकि चंद्रमा खुशी का कारक है। जो आप देते हो वही आपको मिलता है। आप दूसरों को कष्ट देते हो तो आपको कष्ट मिलता है। आप दूसरों को खुशी देते हो तो आपको खुशी मिलता है। आप चंद्रमा 9th हाउस में है, खुशी कहाँ से मिलेगा? फादर जहां से। चंद्रमा है, आदर से मिलेगा। हायर एजुकेशन से खुशी मिलेगा, धर्म आचरण करने से खुशी मिलेगा, गुरु से खुशी मिलेगा। कोई बड़ा ज्ञान पाने का कोशिश करोगे तब भी खुशी मिलेगा। बात समझ रहे हो? सर लॉन्ग जर्नीज भी आएंगी इसमें? बहुत ही बढ़िया। पिलग्रिमेज हो गया, धर्म का बात है ना, क्योंकि ये धर्म का हाउस है, लॉन्ग जर्नीज का हाउस है, पिलग्रिमेज का हाउस है। तो आप देखो कितना खुशी मिलेगा। आपने किया कि अपने मम्मी को ही साथ में
कोई पिलग्रिम लेके गए, खुशी बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। भाग्य बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा, क्योंकि जिस हाउस में आप काम कर रहे हो उस हाउस का परमानेंट स्ट्रक्चर मजबूत होगा ये सब करने से, है ना। ग्रह टेम्परारी होते हैं लेकिन हाउस जो है परमानेंट होता है। पूरे जिंदगी भर आपके हाउस नहीं बदलेंगे, लेकिन ग्रह जो है गोचर में आते जाते रहेंगे, इसको समझना है। अब आप बताओ, हमने जो है सिर्फ दो चार चीजें ही पढ़े हैं और हम जो है एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर दिए कि सेकेंड हाउस का प्लानेट कहाँ बैठा हुआ है, कौन आके सेकेंड हाउस में बैठा हुआ है। तो अल्टीमेटली कोई कह रहा है कि मैं लॉ से पैसा कमा रहा हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी से पैसा कमा रहा हूँ, मैं जो है टीचिंग से पैसा कमा रहा हूँ। तो अल्टीमेटली जो सेकेंड हाउस है वो काफी पावरफुल होना चाहिए, हाँ या नहीं? कैसे पता करोगे सेकेंड हाउस अच्छा है? सिंपल है, आपको एस्ट्रोलॉजी सीखने का जरूरत नहीं है ना। जैसे आप जाके शेर को देख के ये शेर है या नहीं बहुत जल्दी जान जाते हो, काफी दूर से पहचान लेते हो। ऐसे नॉलेज भी यही है, जो आपका सामने फिगर है ना उसी से पता चल जाएगा कि एक्चुअल में स्ट्रेंथ कैसा है। आप जाके शेर को नहीं जाके चेक करते हो कि इसका दांत कितने बड़े हैं, नाखून कितने बड़े हैं, कितने लोगों को इससे पहले मारा है, जंगल में है या पिंजरे के अंदर है, तब जाके आपको पता चलेगा ये शेर है। तो ये एस्ट्रोलॉजी में ऐसे कई सारे शॉर्टकट फॉर्मूलाज हैं। एस्ट्रोलॉजर बनने का सबसे बढ़िया फॉर्मूला यही है, जो फॉर्मूला ऑलरेडी बने हुए हैं उसको यूज करना। तो आपने देखा ये सेकेंड हाउस का जाके पॉइंट है ना, अष्टक वर्ष स्कोर में जाके देखें जो प्लानेट बैठा हुआ है उसके कितने पॉइंट्स हैं, या जो सेकेंड हाउस का जो प्लानेट है उसका खुद का सड़बल कितना है, जो बैठा हुआ है उसका सड़बल कितना है। दोनों का सड़बल अच्छा है तो यू आर गोइंग टू अर्न ए लॉट ऑफ मनी। अगर दोनों का सड़बल खराब है, सेकेंड लॉर्ड का भी और यहाँ जो बैठा हुआ है उसका भी, आपको पैसे के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसके लॉर्ड यहाँ पे है तो कोई सीक्रेट सोर्स से पैसा कमाओगे, इन लॉज से भी आपको पैसा मिलेगा, आपके स्पाउस का इनकम से भी आपको फायदा होगा। उसके बाद जो है आप देखिए आपका ये 10th हाउस है, यहाँ से ये 11th में है, तो इसीलिए जॉब से भी पैसा कमाओगे। यहाँ कोई अच्छा प्लानेट हो गया तो इसका दृष्टि यहाँ पे भी हो सकता है, तो इन्वेस्टमेंट से भी पैसा कमाओगे। इसका कोई कनेक्शन मानो 5th हाउस से हो गया तो शेयर मार्केट से भी पैसा कमाओगे। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल, क्योंकि ये जो प्लानेट का एनर्जी है वो एनर्जी आपको मिला है। लेकिन फिर मैं दोबारा कहूंगा, जो एनर्जी हमको मिलता है ब्रेन पावर की तरह होता है, कितना परसेंट होता है? 100%। लेकिन आप यूज कितना करते हैं? 4 से काफी 5%। ये रोते रहते हैं हम लोग कि मेरे लाइफ में कुछ नहीं हुआ, मैं क्या करूं, है ना। और जो रोते हैं उनका चंद्रमा ऐसे भी कमजोर हो जाता है। रोने वाले जो लोग हैं ना, इनको तो आप दूर से देख के नमस्ते कर देना चाहिए। जो आपको रोज सेम स्टोरी सुनाता है, मैं बहुत गरीब था, मैं आज भी गरीब हूं, मैं मरने के टाइम में भी गरीब रहूंगा, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, आज भी नहीं है, कल भी नहीं होगा, ऐसे लोगों को दूर से ही नमस्ते कर देना चाहिए, क्योंकि ये अपने साथ साथ नेगेटिविटी लेके बांटते फिरते हैं। ठीक है, आप कोई एक नेगेटिव इंसान को आपके जिंदगी से हटा दो, उसको फोन में ब्लॉक कर दो, उसके साथ अगर रोज बात कर रहे थे उससे बात मत करो। आप देखना वाणी का हाउस भी यही है, आपका आधा नेगेटिविटी ना चला जाएगा, 50% चला जाएगा, है ना। और आप लाइफ में अगर एक्चुअल में सारे रिमेडीज को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, जीवन को बर्बाद करना चाहते हो, तो आप ऐसे सुबह से शाम तक रोने वाले, नेगेटिव बात बोलने वाले, दूसरे का बुराई करने वाले, एक का खबर दूसरे तक पहुंचाने वाले, ढोल की तरह बजने वाले लोग जो होते हैं उनके साथ दोस्ती कर लो। आपके लाइफ में जितना खुशियां हैं वो कब गायब हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो इसे सबसे पहला रिमेडी है, आपके चंद्रमा को जो अच्छा करता है, जो स्ट्रांग करता है, उस इंसान से दोस्ती बनाओ, उस इंसान को लाइफ में प्रायोरिटी दो। और जो आपके बारे में नेगेटिव बोलता है, पीठ पीछे बुराई करता है, आपसे जलता है, आपका किसी भी खुशी में शामिल होने से पहले नुकसान पहुंचाने का पूरा पूरा कोशिश करता है, ऐसे इंसान को अपने लाइफ से क्रॉस कर दो, है ना। तो आपको चंद्रमा जो है नेचुरल धन का कारक है, तो अच्छा पैसा प्रोवाइड करेगा। और अच्छा पैसा जो है शांति से मिलता है ना।
राहु से जो पैसा मिलता है वो चला भी जाता है जल्दी। जो पैसा 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 करते हैं वो राहु से आता है। और वो राहु से जो भी चीज मिलता है वो कभी भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। लॉन्ग लास्टिंग किससे होता है? शनि से होता है, चंद्रमा से होता है, जुपिटर से होता है, वीनस से होता है, क्योंकि ये नेचुरल प्लैनेट्स हैं। कोई कहेगा सर शनि कैसे बोल रहे हो? तो आप देखो शनि नेचुरली कौन से हाउस का स्वामी है? 11th और 10th। 10th। तो कर्म का भी स्वामी है, आय भाग का भी स्वामी है। काल पुरुष कुंडली में आईएस कौन है? शनि है। आईएस का मतलब आय का कारण, आय का कारक शनि। इतना बढ़िया दो हाउसेस हैं उनको मिला है, 10th और 11th, है ना? तो सर इसीलिए हाँ जी, सर आई हैव अ क्वेश्चन। बात हाँ यह जी। है कि आपने जैसे बोला कि लॉन्ग लास्टिंग मनी शनि से स्टे होता है और राहु से कमाए हुए पैसे खराब हो जाते हैं, तो चोरी चकारी फ्रॉड ये सब भी तो राहु वाला पैसा है ना। बट जी मैंने देखा है ये लोग जब डोनेट करते हैं दे मतलब देयर वेल्थ लास्ट, तो क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है? देखिए, लॉजिक तो सारी चीज पे है। सबसे पहला है, काल से बड़ा पावरफुल चीज कोई भी नहीं है ना। मैं बार बार कहता हूं सबसे पावरफुल क्या है? काल, है ना? तो ये जो युग है, कौन सा युग है? कलियुग है ना? कलयुग। और कलियुग का राजा किसको कहा जाता है? राहु को, राहु को। है ना? सबसे ज्यादा पैसा किसके पास होता है? नेताओं के पास होता है ना? बताते नहीं है लेकिन इनके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है। और आज के डेट में राहु जिसका बलवान है उसके पास पावर आएगा। तो राहु माया भी है ना? माया भी तो है ना राहु। तो माया कैसे होता है? अच्छा इंसान की तरह अपने आप को प्रेजेंट करना है ना? तो भली भांति कौन करते हैं? जो बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे नेता भ्रष्ट हैं या सारे पैसा कमाने वाले भ्रष्ट हैं, लेकिन बात है कि बहुत सारे लोग जो हैं जिस हिसाब से पैसा कमाते हैं अल्टीमेटली वो कुछ ना कुछ डोनेट करते हैं, कुछ ना कुछ लोगों का मदद करते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो पैदाइशी बहुत सारे पैसा लेके जो है पैदा हुए थे और उनके पास एक्चुअल में पुश्तों से बहुत अच्छा पैसा है। वो इसी लाइफ में ही कमाए हैं। तो जो जल्दबाजी में पैसा कमाना का जो काम है या जल्दबाजी में कोई भी काम जो होता है ना वो राहु कर सकता है। एकाएक आपका काया पलट कर दे, दैट इज राहु, है ना? तो ये नेगेटिव भी नहीं है। जो इन्वेंशन का कारक है वो भी राहु कहा जाता है। राहु और केतु इंट्यूशन और इन्वेंशन का कारक, है ना? केतु को अष्टम का स्वामी माना जाता है, को लॉर्ड, स्कॉर्पियो साइन का स्वामी। और आपका रिसर्च एक्टिविटीज भी 8th हाउस से देखा जाता है। तो इसीलिए केतु रिसर्च में बहुत हेल्प करता है। अब केतु जो है जब हेल्प करेगा तो आप अल्टीमेटली उसमें डिटैचमेंट भी होगा और हाईएस्ट लेवल ऑफ अटैचमेंट भी होगा। तो ये अटैचमेंट वाला बात कोई नहीं बोलता है, सब कहते हैं डिटैचमेंट नहीं है। केतु हर चीज का जो है ना एक्सट्रीम लेवल है। आप कोई कला सीख रहे हो तो उसमें भी जो सबसे अच्छा कला का जो आप लाभ करोगे ना उसका जो सूक्ष्मता है वो भी केतु ही दिलाएगा आपको। आप मानिए एग्जल्टेशन में जा रहे हो, आपका पर्सनालिटी रोज ग्रो कर रहा है, केतु अगर सूर्य के साथ होगा तो आप हाईएस्ट पर्सनालिटी भी पहुंच सकते हो, राष्ट्रपति बन सकते हो, प्रधानमंत्री बन सकते हो, बहुत बड़ा जो है ऑर्गेनाइजेशन का हेड भी बन सकते हो। तो केतु को हमेशा उस सेंस में मत देखिए, चोर चकारों को भी उस सेंस में मत देखिए। उन्होंने लाइफ में कई लोगों का मदद भी किया होगा, उन्होंने लाइफ में कुछ काम अच्छे भी किए होंगे जिसके वजह से अनायास लक्ष्मी जी का वरदान उनको मिला हुआ है। महाभारत में सबसे खराब इंसान कौन था? दुर्योधन। और उसको जो है लक्ष्मी जी का पुत्र कहा जाता था, मानस पुत्र। बात समझ रहे हैं? उसके कंधे में हम्म। हमेशा माँ लक्ष्मी वास करती थी, अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है? तो कारण ढूंढना होगा। राजा थे, उनके पास सबसे ज्यादा पैसा हुआ करता था। आज के डेट में नेता हैं, उनके पास सबसे ज्यादा पैसा है। ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके पास बहुत पैसा है। इंडस्ट्री कहाँ से देखा जाता है? तो शनि बड़े बड़े इंडस्ट्री का कारक है। इसीलिए मैंने शनि को नेगेटिव नहीं कहा, शनि पॉजिटिव है। और 11th का लॉर्ड वो मालेफिक है। 11th का जो भी लॉर्ड होता है वो नेचुरल मालेफिक बन जाता है। तो इसीलिए उस सेंस में वो खराब है। हार्ड वर्क, टास्क, लाइफ में बहुत ज्यादा जो है परेशान होना,
और किसी भी पर्टिकुलर चीज को हासिल करने के लिए जरूरत से ज्यादा मेहनत करना, बहुत मेहनत करने के बाद भी उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं पाना, सबका कारक कौन है? शनि है। लेकिन जो रिजल्ट वो देते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो ऐसा नहीं है कि राहु जो है हमेशा आपको शॉर्ट लास्टिंग वाला रिजल्ट देगा। राहु शनि के प्रभाव में आ जाए, राहु जुपिटर के प्रभाव में आ जाए, राहु सेकंड में एक्जल्टेड हो जाए, तो भी वो सारा काम करेगा। और हमेशा इससे साथ रेमेडीज भी चलते हैं। कोई भी देवी माँ का भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, तो राहु जो है उनको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है ना। और राहु अच्छा नहीं होगा तो आप कभी भी राजनीति में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होगे। और आप देखे होंगे हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे उनके बारे में जो जो भी बोले, नवरात्र के टाइम में जिस तरीके का वो सिर्फ पानी पी के 9 दिन का फास्ट रखते हैं, है ना, उसका रिजल्ट दिखता है। इतने सारे लोग उनका बुराई करते हैं, इतने सारे लोग उनका मजाक उड़ाने का कोशिश करते हैं, लेकिन देखो कितने साल से वो प्रधानमंत्री हैं और उनका पॉपुलैरिटी कितना ज्यादा है। वोट परसेंटेज, वोट पाने का लोगों का जो है, तो अल्टीमेटली क्या है, ये जो दुर्गा जी का पूजा है ना, जो हम लोग रेमेडीज के तौर पे यूज करते हैं, ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। और माँ के आशीर्वाद उसी को मिलता है। उसमें बहुत ज्यादा रूल रेगुलेशंस नहीं होता। माँ को भक्ति से और प्यार से जो है अपना किया जा सकता है। रूल रेगुलेशन विष्णु जी के लिए होता है, शिव जी के लिए होता है, ब्रह्मा जी के लिए होता है, क्योंकि ये रूल वाले प्लैनेट्स हैं सारे, है ना। माँ का लेकिन वो ममता इतना अच्छा है कि उसको सिर्फ माँ बोल देने से ही काम हो जाता है। तो इसीलिए जो भी दुर्गा जी का पूजा करते हैं, किसी ने अगर जिंदगी में कभी किया होगा, 10 साल किया है, 5 साल किया है, 12 साल किया है, वो जिंदगी भर उसका फायदा पा सकता है। आगे चल के हो सके भक्ति कम हो गया, आपको पैसा मिल गया तो माँ का जरूरत आपको महसूस नहीं हुआ, लेकिन स्टिल माँ माँ होती है ना। तो ये सारी चीजें जो है एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ये एस्ट्रोलॉजी का सुप्रीम फिलोसॉफी है, जिसको आपको समझना है। और आप जहां जहां प्लानेट हैं आपके लाइफ में, पैसा कहाँ कहाँ से मिलेगा उसका तैयारी करिए। अभी ये सवाल पूछी थी जो है संप्रति ने, संप्रति तुम्हारा सेकंड हाउस में कौन सा साइन है? मेरा स्कॉर्पियो। तुम्हारा लिब्रा लगन है, हाँ 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 हाँ। स्कॉर्पियो साइन है ना, स्कॉर्पियो। और इसका स्वामी कहाँ पे है? मंगल, 12th। 12 नंबर में, हाँ। यानी इधर, यही है। कहा? तो आप देखो ये कहा नेचुरल कहा? राजयोग है, नेचुरल विपरीत राजयोग है ना। राजयोग कैसे करते हो? 6 8 12 का संबंध बने, ये कालपुरुष कुंडली का 6 और 8 है। और यहां से ये कितना दूरी पे है? 11। 11। ये हमेशा लाभ का सिंबल होता है, लेकिन स्कॉर्पियो साइन है, यू विल हैव ए बिट ऑफ स्ट्रगल फॉर दिस। लेकिन ये जो है बुध का साइन है, तो बिजनेस से पैसा कमा सकते हो। 6th हाउस का जो एक्टिविटीज है उससे पैसा कमा सकते हो साइन वाइज। लॉन्ग टर्म किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा सकते हो। फॉरेन सेटलमेंट से, फॉरेन कंट्री को जाने से, या कोई फॉरेन कंपनी के लिए काम करने से भी आप पैसा कमा सकते हो। बात समझ गए? मंगल जो है आपको पैसा दिलाएगा। कहाँ से दिलाएगा पैसा? मंगल बाय एक्टिंग इन द 12th हाउस, है ना। 12th हाउस एक्टिव होना चाहिए और एक सिक्रेसी का हाउस है। तो मंगल के लिए एक उपाय करना, ये जो उसको क्या बोलते हैं, जो चीनी लगा हुआ होता है आपका, जो मिठाई होता है, मंगलवार को लोग देते हैं, है ना। या तो मिश्री मान के चलो, या आप जो है जो मुरमुरे होते हैं उसके ऊपर भी चीनी लगा होता है ना। ये हाँ। चीजें जो है चींटियों को देना शुरू कर दो, है ना। एक आपको मैं उपाय बता दिया। और जो भी एजुकेशन वगैरह आप कर रहे हो या आगे प्लान है करने का, उसको जब भी मौका मिलेगा डिस्टेंस कोर्स से करो या जैसे भी करो, कंप्लीट इट, है ना। आगे फॉरेन जाने का क्या? पूरा पूरा मौका है। एंड यू विल ऑल्सो, एजुकेशन? क्या कह रहे हो? आप एजुकेशन की बात कर रहे हो सर? हाँ जी, मरकरी का साइन इट्स होने का मतलब है यू शुड
ऑलवेज ट्राई टू कंप्लीट सम गुड एजुकेशन। आधे में छोड़ना नहीं चाहिए। मानो 2-4 साल के लिए ब्रेक भी हो गया तो भी यू नीड टू कंप्लीट दैट, ठीक है। ये बहुत ही फायदेमंद होगा। अब तो अब तो पीएचडी बाकी है सर, बाकी सब तो हो गया। और भी बाकी होता है, पीएचडी के बाद भी मल्टीपल सब्जेक्ट में आप कोर्स करना चाहते हो, कोई और कोर्स करना चाहते हो, है ना। तो ये सारे चीजें हैं। मेरे कहने का मतलब यू शुड बी ए लाइफ लॉन्ग लर्नर। जब भी मरकरी आपके किसी भी प्रकार से धन भाव से जुड़ जाता है, जितने ज्यादा सीखोगे आप उतना ज्यादा आपका फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा रहेगा। और सीखने का एज कभी खत्म नहीं होता, है ना। आपका एजुकेशन खत्म नहीं होता है। एजुकेशन का दो मीनिंग है, एक तो डिग्री जिससे आप डिग्री दिखा के जॉब पाते हो, और एक जो है लाइफ लॉन्ग एजुकेशन। आपको जब मच्छर काटता है तो वो भी एक एजुकेशन है ना। आप तरबूज खा रहे हो तो भी एजुकेशन है। अब आप देखना, जो छोटे आपके वीडियोज हैं आज के डेट में, फल को कैसे काटोगे करके हजारों वीडियोज होता है ना। तो कोई भी स्किल सीखना वो भी एक पार्ट ऑफ एजुकेशन है। तो जब भी आपका सेकेंड लॉर्ड किसी तरीके से स्किल के हाउस में आ गया या लिंक बन गया, तो आपको नए नए स्किल सीखना चाहिए। इस हाउस में आ गया, इसके रिलेटेड काम करना चाहिए। इधर आ गया, आपको लॉन्ग टर्म सेविंग करना चाहिए। आज मेरे एक क्लाइंट ने ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन किया और बोलती हैं कि सर आपने मुझे 3 साल पहले बताया था कि ये संकटा दशा चल रहा है आपका, और आप जो है पैसे को सेव करिए, ये बाद में काम में आएगा। तो मैं आपके ये 3 साल का पुराना एडवाइस को हमेशा याद करता हूँ, क्योंकि मैं इस दौरान इतने ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरी हूँ, और मैं अगर उस टाइम में पैसा नहीं सेव किया होता तो मेरा हालत बहुत ही खराब होता। ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा लाइफ जो है फाइनेंशियली बहुत ज्यादा अच्छा होगा, इसका गारंटी नहीं है। इसके लिए मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि ये कौन सा घर है? ये मारक घर है। मारक धन का घर है। तो सबसे पहला मृत्यु किसका कराएगा? ये धन का ही कराएगा। चांसेस है सबसे जल्दी जो चीज चला जाता है वो धन होता है ना। तो मारक घर है। ऐसे ही ये भी मारक घर है। 7th हाउस, स्पाउस, पार्टनरशिप, बहुत चांसेस होता है छोटे छोटे ईगो से घर टूट जाते हैं, है ना। तो इन चीजों को बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से जो है लाइफ में बनाए रखना है, क्योंकि इनका धर्म क्या है? मारक, है ना। अभी I वो have an aspect of Jupiter on 12th house. हम्म, It is aspecting my Jupiter is sitting on the 4th house, and it is aspecting its ninth house. हाँ, तो दैट From ninth अल्टीमेटली drishti. ये जो आपका जुपिटर है ना। But it's retrograde. हाँ, वो रेट्रोग्रेड होने से ये इस हाउस को भी इन्फ्लुएंस करेगा। और जुपिटर का 9th दृष्टि का मतलब है काइंड ऑफ ब्लेसिंग। तो यहाँ पे मंगल के ऊपर दृष्टि है, तो आपको आगे चल के कुछ प्रॉपर्टी वगैरह डेफिनेटली मिलेगा। फॉरेन में आप डेफिनेटली सेटलमेंट होगे, 2-4 साल, 5 साल, 10 साल वहाँ जाने का चांसेस पूरा पूरा है। साथ में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप करोगे और रियल इस्टेट प्रॉपर्टीज में आपको करना है। अगर आपको मानो बहुत पैसा नहीं है और प्रॉपर्टी नहीं खरीद पा रहे हो, तो जैसे डीएलएफ है या कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनके शेयर खरीदना शुरू कर दो, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए Okay, एक sir. ये तो Okay. उसको जो है भूलना नहीं है कि चलो जी आज गोलगप्पे खाने हैं तो 2 शेयर बेच देते हैं। लॉन्ग टर्म, है ना। इट विल हेल्प। और जुपिटर का दृष्टि जहां पे भी पड़ता है, ये सबसे पावरफुल दृष्टि होता है, चाहे कमजोर जुपिटर क्यों ना हो। और उस दृष्टि को हमेशा जो है ब्लेसिंग में कन्वर्ट करना हमारा काम है। बात समझ रहे हो? तो Yes, 12th sir. हाउस से रिलेटेड Yes. रेमेडीज करो, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? Yes. Sir. हाँ जी, पूछिए। 5-7 मिनट में क्लास जो है खत्म करेंगे हम। एनीबॉडी हु वांट टू आस्क? Okay, since nobody is asking, let me ask another question. That is, since my Jupiter is placed on 4th house, can we say it's house-wise exalted? Yes, it is house wise exalted and sign wise debilitated. Okay, so average Jupiter. So see your Navmans also. Navmans में जुपिटर का स्थिति It's अच्छा हुआ तो that will be a better Jupiter.
ठीक है, No, it's not good. It's placed in third house and in कोई Navvansh, बात my नहीं, जब Lagna वो घूम is के इधर Gemini आएगा Lagna. 1 साल के बाद, अगेन इट विल बी वेरी गुड जुपिटर, ठीक है, यहाँ सर पे अगर आएगा ना। केतु हाँ, 8th हाउस में हो तो वो हाउस वाइज एग्जॉल्टेड कहलाएगा सर? केतु के लिए जो एक्जल्टेशन साइन है ना, वो कई बार क्लासिक्स भी डिफर करते हैं। एक तो 8 नंबर साइन में, 9 नंबर साइन में और 12 नंबर साइन में इसको एक्जल्टेड माना जाता है, ठीक है। और ठीक आप है, देखो 8 नंबर साइन हो गया को लॉर्डशिप, तो आप इसको मूल त्रिकोण के हिसाब से यूज कर सकते हैं। और मूल त्रिकोण साइन जो है यूजुअली सिर्फ जो है एक्जल्टेशन उसका बताता है आपका मरकरी का, है ना। जी सर। जी तो आप देख लेना, तो यहाँ पे 8 नंबर को नहीं मानते हैं, 9 और 12 को मानते हैं। किसी का 9th में भी है केतु तो भी एग्जल्टेड है, और 12th में पाइसेस में है तब भी एग्जल्टेड है, जी ठीक है। सर। जी तो सर। ऐसे ही आपका उसके लिए भी कहा जाता है, राहु सेकंड में एग्जल्टेड है और थर्ड में एग्जल्टेड है, 6th में भी एग्जल्टेड माना जाता है राहु को। लेकिन जी इसको जो है आप सेकंड और थर्ड में लीजिए, ऐसे ही इन दोनों को भी यूज कर सकते हो। इनका पावर बहुत ज्यादा होता है राहु जी केतु का, सर। एग्जल्टेड सर है तो। आपने जो राहु की चाय की बात बताई ना, मेरा राहु 2nd हाउस में है सर। हम्म मैं आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ टी, मुझे टी की बहुत एडिक्शन है सर। आपने हम्म बिल्कुल ऑन पॉइंट बताया ये। नहीं, ऑन पॉइंट तो इसीलिए बताया हूँ ना, क्योंकि ये कॉमन एडिक्शन है ना। जी जी चाय पीना एक आसान तरीका है, आप दिन भर चाय पी सकते हो। जी लेकिन सेकंड हाउस पैसा कमाने का भी है ना। जी तो जी किसी को पैसा कमाने का एडिक्शन हो तो जी। दैट इज अ बेटर एडिक्शन ना। सर एडिक्शन दोनों बहुत तरह एडिक्शन के है होते हैं। सर, दोनों एडिक्शन है सर। एडिक्शन बहुत तरह के होते हैं, एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। जी एक जी एडिक्शन जी को कम करके दूसरे एडिक्शन को बढ़ाना है ना। जी अपने सर। रिलेटिव के साथ बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है, जी हर प्रोग्राम में शामिल होते हो तो वो भी एडिक्शन है जी ना। जी तो ये सारे चीजें हैं, लोग क्या करते हैं ना, एक ही पॉइंट पे फोकस करते हैं। तो जी एस्ट्रोलॉजी में कई प्रेडिक्शंस होते हैं। जी अब जी अगर सभी का राहु सेकंड हाउस में है 200 लोगों का, और उनको एक साथ बिठा दिया जाए, तो इसका मतलब नहीं है कि वो गैलन गैलन चाय ही पी रहे हैं। जी उसमें जी से जी कुछ होंगे वो अलग बैठ के ना पैसा कमाने का प्लान करेंगे, और उन्हीं लोगों को कंघी बेच देंगे जिनके सर पे बाल नहीं है ना। जी सर। तो मार्केटिंग इसीलिए एक्सपर्ट्स होते हैं जी सर। हाँ, तो फोकस ऑन दोज ट्रेड्स, है ना। जी सर। जी सर। कॉमन लोग जो होते हैं वो कॉमन ट्रेड्स के बारे में बात करते हैं, अनकॉमन लोग अनकॉमन काम करते हैं ना। जी सर। जी सर। ठीक है, एनीबॉडी एल्स। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, एक चीज पूछी थी आपसे। जैसे मेरा हम्म टोरस लग्न है, हम्म उसमें लग्न में रेट्रो जुपिटर है, जी और उसकी 9th दृष्टि पड़ेगी 9th हाउस पे। हाँ 9th जी हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। जी 9th का लॉर्ड 3rd में है, सैटर्न। जी जी तो अब जुपिटर और सैटर्न दोनों 9th हाउस को देख रहे हैं। जी। तो इसका क्या मतलब, इससे क्या समझे हम? आपका एजुकेशन कितने तक है? बीए ग्रेजुएशन ही है सर। आप समझ गए, जुपिटर अगर एक्चुअल में उस हाउस को बहुत क्लीनली देखता है तो आपका एजुकेशन अच्छा होता। आर यू गेटिंग इट? ओके। अच्छा शनि सर। जो है उसके फल में कमी करा दिया, है ना। क्योंकि आप देखो जुपिटर और शनि ना अपोजिट तरीके से काम करते हैं। जुपिटर शनि के हाउस में डेबिलिटेटेड होता है ना। जी जी और जुपिटर जिस हाउस में एग्जल्टेड होता है वो शनि का ऑपोजिट हाउस है। जी तो एनर्जी उनका जो है कैंसेलेशन करता है एक दूसरे का, ठीक है। तो ओके कहते सर। हैं कि जुपिटर जब भी शनि के साइन में हो तो जुपिटर खराब फल देता है, और शनि जब भी जुपिटर के साइन में हो शनि अच्छा फल देता है ना। तो आप जी उसी जी फल को यहाँ पे मिलाएंगे कि भाई ये 9th एस्पेक्ट है उसका, जुपिटर का। जुपिटर लेकिन रेट्रो है तो उसका एनर्जी डिवाइड हो गया, बात समझ रहे हैं। एनर्जी कैसे ओके सर। डिवाइड हो गया, 60% एनर्जी कहाँ पे रहा, लग्न में, और बाकी का 12th हाउस 40% जो है इधर रह गया, है ना। तो इसीलिए जुपिटर का ऐसे भी स्ट्रेंथ कम हो गया, और शनि उसके ऊपर एस्पेक्ट कर दिया, और ये उसका नीच दृष्टि हो गया जुपिटर का, है ना, इजंट इट। हम्म। ये जो 9th ठीक है दृष्टि सर। है जुपिटर का वो नीच दृष्टि हो गया, यानी जहां पे वो नीच होता है उसी जगह को देख रहा है, बहुत पावरफुल नहीं होता है। और जी इसका ओके। रिमेडी वही था, आपको कोई बताया होता कि भाई ढंग से पढ़ लो, थोड़ा और एजुकेशन कर लो, लेकिन अभी नहीं किए हो तो बढ़िया है। आप ये 9th हाउस को फिर भी स्ट्रॉन्ग करने का काम करो थ्रू जुपिटर। जुपिटर कमजोर है लेकिन लग्न में है ना। हाँ तो जी, हाँ जी। इसीलिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा धर्म के लिए रुझान बढ़ाना है, फादर का केयर करना है, पिलग्रिमेज वगैरह करते रहना है, और जो है अपने
प्रयत्न को बढ़ाते रहना है, क्योंकि शनि जो है तीसरे हाउस में है ना, जो हाँ है जी, हाँ जी। बहुत कम में खुश होने का नेचर नहीं रखना है ऐसे लोगों को कि हाँ जी इतना अच्छा मिल जी। गया काफी है ना। आपको हाँ, मेहनत ठीक है। करते रहना है और प्रयास करते रहना है। दृष्टि संबंध तभी पावरफुल होते हैं जब जुपिटर यहाँ पे गोचर करे आके, है ना। अच्छा सर, बात ओके समझ सर। रहे हैं? तो ठीक आप है सर। उसका भी ध्यान रखना है कब जुपिटर का पूरा दृष्टि आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये तो नीच दृष्टि है, जो 9th दृष्टि है ना। लेकिन हाँ, हाँ, जैसे ही जुपिटर मानो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ हाँ, पे भी वो नीच हाउस को देख रहा है, लेकिन हाँ, हाँ, अल्टीमेटली शनि और उसका जो कैंसेलेशन है ना, वो कई बार कम हो जाता है। जैसे चार्ट में है, ये आपके जन्म चार्ट में है, आज के डेट हाँ, में आप देखो शनि कहाँ पे है, आज के डेट में जो Pisces. है पाइसेस साइन में है शनि, है ना। और आपका 2 नंबर का आपने बताया, जो है आपका ये 2 नंबर वाला है, 2 है हाँ, ना। हाँ, तो आप हाँ, ये टोरस है, देखो, टोरस लगना एक है। हो हाँ, गया 12 हो गया, यहाँ पे हो गया ना आपका, ये जी आप हाँ, पे हाँ। शनि है, आज के डेट में सैटर्न यहाँ पे है और जुपिटर यहाँ पे है ना। जी तो आप देखो जुपिटर का दृष्टि कहाँ पे होगा, 1 2 3 4 5 यहाँ पे होगा, 7 पे होगा, कर्म के स्थान पे हम्म, होगा, है ना। जी हाँ जी। जी, जी। 5 7 और 9, और शनि का दृष्टि कहाँ पे हो रहा है, 3rd पे हो रहा है। उसके लग्न पे बाद जो है आपका इधर से आपका 3 3 6 1 7 यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है, 8th हाउस 8th पे हाउस होगा। में दोनों का दृष्टि हो रहा है। तो इसका कोई रिजल्ट होगा, या आपके जो मानिए आपका इन लॉज हैं या स्पाउस से मिलने वाला कोई कमाई है, उस पर नुकसान होगा, जो पहले वाला कॉम्बिनेशन हो रहा है वही हो रहा है। लेकिन ये हाउसेस और ये हाउसेस जो है यहाँ पे शनि का इल इफेक्ट नहीं है ना। तो धीरे 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 क्या होगा, आपके कर्मों का स्थिति भी जो है बढ़ेगा। और जुपिटर रेट्रो वाला है, तो इसका मूवमेंट चाहे यहाँ पे हुआ है, इसका प्रभाव भी यहाँ पे रहेगा, ये वाले भाग्य को भी वृद्धि करेगा। अब देखो शनि उसको इंटरफियर नहीं कर रहा है ना। हाँ जी सर। हाँ, तो ध्यान देना है इन चीजों को। जब आपका कोई पर्टिकुलर 9th हाउस से रिलेटेड कार्य पूरा होता है, तो आपको जुपिटर का अच्छा फल और मिलते जाएंगे, है ना। तो आप कोई ओके सर। पिलग्रिमेज पूरा करते हो, कोई धर्म का काम करते हो, किसी तरीके से फादर का सेवा करते हो, कई चीजें हैं। क्योंकि मैं आपको ये भी बताया नहीं कि खाली 9th हाउस जो है डायरेक्टली फादर के लिए या उसके लिए नहीं होता है। 9th हाउस जो है आपके स्पाउस के हाउस से कौन सा हाउस होता है बताओ, 3rd। वहां से 3rd है। तो यहाँ पे स्पाउस 3rd हाउस से रिलेटेड कोई काम है, स्पाउस का कोई भाई बहन है, कोई आपसे हेल्प मांग रहे हैं, आपने हेल्प कर दिया, या कोई अच्छा एडवाइस दे दिया, तब भी आपके भाग्य में वृद्धि होगा। स्पाउस जो है कुछ करना चाहती है, यानी वो कोई पैसा को यूज करके कोई बिजनेस करना चाहती है, या मानिए कोई एजुकेशन लेना चाहती है, तो आपने उसको भी हेल्प की, तब भी जो है ये हाउस एक्टिवेट होगा। ये आपके छोटे भाई बहन का हाउस है, यहाँ से देखिए कौन सा हाउस हो गया, 3 3 6 1 7, 7वां हाउस हो गया। तो आप इनके जो स्पाउस है उनको भी आप जो है कोई गिफ्ट वगैरह कर दिए, या उनको जो है कोई अच्छा एडवाइस कर दिए कि फैमिली ऐसे चलाना है। यूजुअली हम लोग क्या होते हैं, जब हम सीनियर होते हैं तो हम लोगों को बताते हैं, अच्छे चीज भी बताते हैं छोटे छोटे बातों पे, वो भी देखिए आपके लिए बहुत ही अच्छा चीज है। उसके बाद आप देखो ये 4th हाउस से 6th है, तो अल्टीमेटली कोई जमीन वगैरह है, उससे रिलेटेड कोई लिटिगेशन वगैरह हो रहा है, लेकिन आपने उसको सॉल्व कर दिया एमिकेबली, तो भाग्य बढ़ेगा। ये 11th हाउस है, तो आपको जो गेन मिल रहा है उससे थोड़ा सा कुछ मंदिर वगैरह में दान कर दीजिए, कहीं पे भंडारा हो रहा है नमक का पैकेट दे दीजिए 2 3 पैकेट, देखो कमाल, है ना। यस सर। ठीक है सर। हाँ जी। अमित जी बहुत चलिए, टाइम के बाद क्लास में आए सर आज। हाँ जी, थैंक यू। नहीं सर, वो काम आप ड्यू में चले हुए थे, तो उस चक्कर से थोड़ा सा वो हो गया था। बाकी मेरी ठीक है, कोशिश कोई रहती नहीं, है। काम हाँ, करते रहिए, क्योंकि भाग्य को बढ़ाने का जो हाउस है वो काम का हाउस है ना, कर्म का हाँ हाउस। जी, हाँ जी। जी तो सर। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी 8 नंबर घर है एस्ट्रोलॉजी। तो भाग्य बढ़ाने के लिए जो काम करते हैं हम, धर्म करना कोई एस्ट्रोलॉजी के लिए, या हम लोग कोई घूमने जा रहे हैं, पिलग्रिमेज कर रहे हैं, धर्म का कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, तो आपका एस्ट्रोलॉजिकल एनर्जी बढ़ेगा और 8 नंबर यानी अचानक से लाभ वगैरह होगा। लेकिन जब आप हाँ जी। 10 नंबर वाला काम करते हो, तो आपका भाग्य डायरेक्टली वृद्धि होता है, ठीक है। तो यस ठीक है खुश सर। सर, ठीक। रहिए आप लोग, है ना। ये ठीक है, प्रशांत जी थैंक अभी ज्वाइन कर रहे हैं, कौन है, क्लास खत्म थैंक यू होने सर, के थैंक टाइम में। ठीक है, नमस्कार थैंक सभी यू को। यू। वेरी मच सर, थैंक यू फॉर थैंक और यू अपने सर। अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी कहिए कि वो जो है हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में जो है
कुछ कुछ वहां पे कमेंट्स वगैरह भी करिए। गुरु के लिए कुछ हम्म। काम करना है आप लोगों को, करो। जी सर, ठीक है, जी सर, ताकि ठीक है लोग सर, और सीखें जरूर और उनको भी फायदा जरूर मिले। सर। जी चलिए, सर। नमस्कार नमस्कार। थैंक यू सर, नमस्कार सर।